विवेचना में आज कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो गांधी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं। अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, I feel quite surprised at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. So far as India is concerned, he was, in my judgment, an episode. अंबेडकर कह रहे थे, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी, तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो इन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे।
वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं, रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। अंबेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। अंबेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे यह कहते हुए थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को अंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा, जो कि उस समय पढ़ने में तल्लीन थे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं। बिड़ला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है।
उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा था, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां गए हों। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार कौंधा और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरे कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सब ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा और आनंदित हुए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।